Hello everyone, welcome back to our online learning platform Agro Academy. I'm Engineer विशाल पटेल। हमने प्रीवियस क्लास में हमने इम्पोर्टेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस इन राजस्थान के बारे में डिटेल में जानकारी ली। तो हमने इसमें कई सारे वन लाइनर्स भी इसमें आंसर किए। हम आज के हमारे सेकेंड लेक्चर या फिर लेक्चर सीरीज के सेकेंड लेक्चर में हम सोलर रेडिएशन, इट्स मेजरमेंट, सोलर एनर्जी कंजर्वेशन प्रोसेस इन दिस डिवाइसेस के बारे में कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे और इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं हमारे उसके लिए हम देखेंगे। जैसे ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम रिलेटेड, उससे कई सारे वन लाइनर्स भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट वो भी देखेंगे। सोलर रेडिएशन क्या होता है, मेजरमेंट कैसे करते हैं, कैसे कौन कौन सी डिवाइसेज जो सोलर मेजरमेंट किया जाता है उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। अगर हमको सोलर या फिर एनर्जी के बारे में बात करनी है या फिर हमको बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन करना है एनर्जी का, तो फर्स्ट हमको पता होना चाहिए व्हाट इज एनर्जी। आप सभी लोग जानते हैं फिजिक्स वी डिफाइन एनर्जी एज एबिलिटी टू समथिंग डू वर्क, किसी प्रकार के कार्य करने की जो क्षमता होती है या फिर जो जिस प्रकार कोई भी कार्य जिस कारण से या फिर जिस चीज़ के माध्यम से कोई भी कार्य किया जा सकता है वो क्या कहलाती है, हमारी एनर्जी कहलाती है। एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी फॉर्म्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर आइदर काइनेटिक और पोटेंशियल। दो प्रकार के फॉर्म हो सकते हैं, तो उसके या तो काइनेटिक हो सकती है, इसको बोलते हैं हिंदी में गतिज, या फिर क्या हो सकती है आपकी स्थितिज ऊर्जा हो सकती है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे वो हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर बात याद रखने वाली बात यह है कि आपको जो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी होता है या फिर इंटरनेशनल स्ट्रेंथ ऑफ यूनिट्स, जिसको SI यूनिट्स बोल सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर बोलेंगे उसको SI में क्या है, उसकी यूनिट की आपकी जूल्स है। ठीक है, इसको J के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। Energy is conserved quantity. The law of conservation of energy said that energy can be converted in one form, converted in other forms, but not be created or destroyed. इसलिए कुछ पता होना चाहिए कौन सा लॉ है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है कि एनर्जी जो है हमारी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, ना ही इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कॉमन फॉर्म हम क्या क्या हो सकते हैं एनर्जी के हमारे, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो सकता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है हमारा, ठीक है, इलास्टिक एनर्जी हो सकता है, केमिकल एनर्जी हो सकता है, रेडिएंट एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। यहाँ पे जैसे कि काइनेटिक की बात करूँ तो ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो उसके अंदर क्या होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्टोर्ड है या फिर कहीं जगह किसी जगह रखा हुआ है या फिर किसी हाइट पर रखा हुआ है तो उसके माध्यम उसकी पोजिशन के कारण क्या होगी, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे होगी। आफ्टर दैट किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट की उसके अंदर इलास्टिक एनर्जी हो सकती है। किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर उसकी केमिकल एनर्जी यहाँ पे स्थित हो सकती है। किसी प्रकार की जो सोर्स जो लाइट को एमिट कर रहा है उसके अंदर उसकी रेडिएंट एनर्जी हो सकती है, या फिर कोई जो सोर्स जो हीट कर रहा है या फिर उसके अंदर हीट है कई सारी, या फिर गर्म है या फिर उसका टेम्परेचर हाई है, तो वो क्या करता है आपका रेडिएंट एनर्जी को या फिर रेडिएशन को रिलीज करता है, carried by the electromagnetic radiation, but the internal energy and the internal energy contained by thermodynamic system। किसी भी चीज़ के अंदर इंटरनल एनर्जी उसके अंदर होगी, कोई भी चीज़ होगा उसके अंदर कोई ना कोई प्रकार की इंटरनल एनर्जी होगी। सब प्रकार की एनर्जी को सम करेंगे उसका इंटरनल एनर्जी का सम आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमको समझ आ गया व्हाट इज एनर्जी। अब बात करते हैं एनर्जी के सोर्सेज की। तो हमने एनर्जी के सोर्स को ब्रॉडली दो भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट इज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, तो फर्स्ट इज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज एंड सेकंड वन इज द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। जैसे नाम समझते हैं, व्हाट आर द कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब जो हम अब बहुत समय से कन्वेंटली यूज करते आ रहे हैं, कभी पिछले समय से बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं, जिसके अंदर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल आते हैं। कमर्शियल में कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, एंड नॉन कमर्शियल के अंदर आते हैं आपके फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राई टर्न। ठीक है, वैसे नॉन कन्वेंशनल के अंदर क्या क्या आएंगे आपके, बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी फ्रॉम द वुडबर्न वेस्ट। ये सब किसके अंदर आएंगे, आपके नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर आपके आएंगे। थोड़ा डिटेल में इनके बारे में जानते हैं, व्हाट आर दिस। सो फर्स्ट इज कन्वेंशनल सोर्सेज, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। क्या है हमारा फर्स्ट आपका कन्वेंशनल सोर्सेज, और इनको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। कई बार क्या होता है एग्जाम्स के अंदर हम सब कंफ्यूज कर देते हैं। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं आपके, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाते हैं। ये वर्ड्स जो नॉन वाला वर्ड है कई बार इंटरचेंज होगा, तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या कहलाएंगे, आपके रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तो कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं आपके, नॉन रिन्यूएबल इन नेचर होते हैं। सो कन्वेंशनल सोर्सेज आर डायरेक्टली मीन द एनर्जी स्टोर्ड सोर्स विच इज फिक्स इन नेचर। ऐसा सोर्स जो क्या हमारा नेचर के अंदर फिक्स है, लाइक ऑयल, गैस एंड कोल। या फिर ऐसा बोल सकते हैं ऐसे सोर्सेज जो बहुत ही लंबे समय से हमारे यहाँ, जिनको या फिर बनने में बहुत लंबा समय लगता है, और एक प्रकार से उसकी जो क्वांटिटी अमाउंट है वो क्या हमारा फिक्स, जैसे कि ऑयल हो गया, गैस हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सब क्या हमारे एक प्रकार से फिक्स है। कोल क्या हमारे पास फिक्स है, जो एक बार खत्म हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि वो बहुत बनेगा नहीं, लेकिन उसको रिप्लेनिश होने में या फिर वापस बनने में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय, मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे आपको लगते हैं। इसलिए सोर्सेज क्या कहलाते हैं आपके? नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स कन्वेंशनल एनर्जी इज आल्सो टर्म्ड एज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। मैंने बता ही दिया पहले। ठीक है। These are the non-renewable sources. इनको renew नहीं किया सकता. Their use leads to increased greenhouse gases emission and other environment damages. क्या होता है इसमें? इनको हम use करते हैं, लगातार इनका use करते रहते हैं तो हमको क्या greenhouse gases emission होता है. Other environmental damage भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं. The energy sources that once exhausted do not replenish themselves within a specific period are called conventional or non-renewable sources. ठीक है. अभी यहाँ पे एक word आपको आया, यहाँ पे देखेंगे विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड है ना, मतलब क्या होगा, ये सोर्सेज जो क्या होंगे, रिन्यू तो होंगे बट लेकिन एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर नहीं होंगे, तुरंत आपको नहीं मिल जाएंगे। इनको रिन्यू होने में या फिर रिप्लेनिश होने में एक लंबा समय लगेगा। इसलिए क्या सोर्सेज कौन से कहलाते हैं हमारे? ये सोर्सेज कहलाते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज कहलाते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम दिस एनर्जी सोर्सेज हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली टू मीट द एनर्जी डिमांड्स। बहुत लंबे समय से हम इन सोर्सेज का लगातार यूज करते हैं, अभी भी इनका बहुत लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज, जिनको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज भी यहाँ पे हम इनको बोलते हैं। क्या हो गया आपको ध्यान रखेंगे? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एंड रिन्यूएबल सोर्सेज, these sources of energy which have only recently comes into use are known as non-conventional sources। जिनका कन्वेंशनली हम यूज नहीं करते, इसलिए हम इनका यूज नहीं करते थे, लेकिन रिसेंटली हम इनका क्या करने लगे, हमें यहाँ पे यूज इनका करने लगे। फॉर एग्जाम्पल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस, टाइडल पावर, जियोथर्मल एनर्जी। ये क्या है हमारे? किस एग्जाम्पल से? हमारे एग्जाम्पल से हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज के एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलेंगे और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। As India, it is tropical country, and its potential to produce non-conventional sources of energy is almost unlimited। हमारे पास बहुत सारा अनलिमिटेड सोर्स है कि हम इस प्रकार के एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। Although it is possible if the already available appropriate cost-effective technologies are used, इस प्रकार की जो cost-effective टेक्निक्स उनका यूज करेंगे तो इससे क्या होगा, हम अधिक से अधिक renewable sources को प्रोड्यूस कर पाएंगे। However, as the sources of energy are inexhaustible, besides facing the problem of heavy cost and management harnessing and storing them also involves a lot of problems। क्या क्या इसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। जैसे कि फर्स्ट तो इनका आते हैं, आपने देख सुना भी होगा कि इनको हैवी कॉस्ट होती है इनकी, मतलब इनको अगर फर्स्ट टाइम हमको इनका इस्टेब्लिश करना है तो इनकी जो कॉस्ट होगी, इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट क्या होगी आपकी? हाई होगी। इनका मैनेजमेंट, हार्नेसिंग और स्टोर करना इनको काफी हमको कॉस्टली पड़ता है, मुश्किल होती है इसमें। दिस इज द रीजन व्हाई दिस सोर्सेज आर जनरली नॉट यूज्ड इन द इंडस्ट्री। इस प्रकार ये जो सोर्सेज इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होते हैं हमारे? यूज नहीं होते। ठीक है। कुछ यहाँ पे डिफरेंसेस हैं, जैसे कि कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में। फर्स्ट है हमारा कन्वेंशनल, सेकेंड है हमारा नॉन कन्वेंशनल। ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होते हैं हमारे? नॉन रिन्यूएबल इन नेचर होते हैं। कॉजेस पॉल्यूशन, इसमें कई सारे पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन होता है। अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। एग्जांपल्स क्या है? कोल एंड वुड। सेकंड क्या? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आएगा रिन्यूएबल एनर्जी। ये क्या होते हैं हमारे? रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं नेचर में, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, जिससे कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होता, ग्रीन हाउस गैसेस का मिशन नहीं होता। अवेलेबल इन अबेंडेंस, मतलब कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास अवेलेबल है। सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी इस प्रकार का इसका क्या है आपका? एक प्रकार का इसका एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट। अब इसके एग्जांपल्स सॉरी एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास हमको देखने को मिलते हैं। एडवांटेज ऑफ सोलर एनर्जी आर दिस सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर रिन्यूएबल एंड दिस देयर इज नो डेंजर इन डिप्लीशन। क्या है हमारे होते हैं? फर्स्ट एडवांटेज हमारा यही है रिन्यूएबल का। ये क्या होता है? रिन्यू हो सकते हैं, इनको खत्म होने का कोई डेंजर हमारे यहाँ पे नहीं होता। जैसे कि हम बोलते रहते हैं कि हमारा जो पेट्रोल है, पेट्रोलियम है, वो क्या हो रहा है, हमारा लगातार खत्म हो रहा है, उसके सोर्स हमारे लगातार कम हो रहे हैं, कोल का सोर्स लगातार कम होते आ रहे हैं। लेकिन इन सोर्सेज का हमें ये दिक्कत नहीं होगी, इनका जो सोर्सेज है वो सोर्स क्या हमारा रिन्यूएबल है, लगातार ही बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं, इसलिए इनका डिप्लीशन का कोई भी यहाँ पे आपको देखने को डेंजर नहीं रहेगा। सेकेंड का, पावर प्लांट बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी डज नॉट हैव एनी फ्यूल कॉस्ट एंड हैंस नेग्लिजिबल रनिंग कॉस्ट। इनकी जो रनिंग कॉस्ट होती है वो क्या होती है हमारी? नेग्लिजिबल आपको देखने को मिलती है, क्योंकि इस प्रकार के सोर्सेज अगर हमने इसको स्टेबलाइज कर लिया तो इनकी रनिंग कॉस्ट होगी, लगातार हमको सनलाइट मिल रही है, लगातार हमको विंड एनर्जी मिल रही है, तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट होगी वो क्या होगी हमारी यहाँ पे? नेग्लिजिबल आपको देखने को मिलेगी। Renewable are most size specific and are used for local processing and application. There is no need for transmission and distribution of power। इस प्रकार के सोर्सेज को ट्रांसमिशन करने या डिस्ट्रीब्यूशन करने का कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये वहीं पर जहाँ भी हमारा प्लांट लगा हुआ
वहीं पे हमको इस प्रकार के सोर्सेज या फिर इस प्रकार की एनर्जी हमको वहीं से मिल जाएगी। तो इसमें क्या कॉस्ट बच जाती है हमारी, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की कॉस्ट जो होती है हमारी बच जाती है। Renewable energy have a low energy density and more or less there is no pollution or ecological balance problem। इसमें करका जो imbalance जो होता है हमारे इकोलॉजी में, लॉजिकल imbalance यहाँ पर देखने को नहीं मिलता, कोई किसी प्रकार का pollution यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। Most of the devices and plants used with the renewable are simple in design, simple होते हैं डिजाइन के अंदर, and construction which are made for local material से यहाँ पे सारी चीजें बन जाती हैं। लोकल स्किल यहाँ पे रिक्वायर्ड होती है, उसके लिए जो लोकल पीपल्स जो होंगे हमारे आसपास के गाँव के रहने वाले या फिर आसपास के रहने वाले, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या होगी यहाँ पे हमारी बढ़ती है। ठीक है, द रूरल एरियाज एंड रिमोट विलेजेस कैन बी बेटर सर्व विद लोकल अवेलेबल रिन्यूएबल सोर्सेज। ऐसे कई सारे एरियाज होते हैं या फिर विलेजेस होते हैं जो क्या रिमोट होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना या फिर इस प्रकार के एनर्जी सोर्सेज को पहुंचाना हो क्या होता है हमारे लिए मुश्किल होता है। तो वहाँ पे इस प्रकार के सोर्सेज को हम अधिकतर यूज कर पाएंगे। इससे क्या होगा, वो विलेजेस में भी क्या हो, एनर्जी हमारी हार्नेस किया सके, एनर्जी प्रोड्यूस किया सके। ओके, तो ये कई सारे एडवांटेजेस हमारे किसके, हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से कई सारे एडवांटेज आपको देखने को मिले। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि हाँ, तो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पास है, तो उसका जो मेजर या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का एक बड़ा सोर्स जो हमारा क्या है, हमारा फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो अर्थ की सारी एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, हमारा सन है। और सोलर एनर्जी ही हमारा की एनर्जी सोर्स है जो हमको हर प्रकार का एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करता है। अगर उसको डीप में कहीं भी जाएंगे, जैसे हम जब खाना खा रहे हैं या फिर हम जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है या फिर हम जो भी सारे एनर्जी सोर्सेज हैं किसी न किसी प्रकार से हमारे किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है सोलर एनर्जी से या फिर सन से वो कनेक्टेड है। फोटोसिंथेसिस को ले लेंगे हम या फिर बात कर लेंगे हमारे कोल की बात कर लें तो कोल कैसे हमारा बना, पेड़ पौधों के माध्यम से बड़ा, पेड़ पौधे कैसे बने थे, हमारे सन एनर्जी को ही लेकर पेड़ पौधे बने थे, इनको हम तरह के अंदर काफी सारे मिलियंस ईयर्स के बाद वो क्या बना, उनका कोल बना। तो ये सारे एनर्जी सोर्सेज कहीं ना कहीं से लिंक्ड है, किससे, हमारा सोलर से लिंक्ड है। ये सोलर हमारे लिए, सन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सोर्स होता है एनर्जी का, इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है। सो हम बात करते हैं नेक्स्ट सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी इज द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल एनर्जी सोर्सेज। सबसे ज्यादा प्राप्त यूज करने वाली जो सोर्स है वो क्या, हमारा सोलर एनर्जी है। कैन बी हार्नेस इवन द क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर्स के अंदर भी इसको हार्नेस किया जा सकता है। द रेट एट विच सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ इज अबाउट 10,000 times greater than the rate at which humankind consume energy। जिस भी रेट से हम जो पूरा ह्यूमन काइंड है फिर पूरा वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमन है वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, उससे 10,000 गुना ज्यादा एनर्जी क्या होता है, हमारा सन यहाँ प्रोड्यूस कर सकता है। अगर हम उससे हार्नेस कर पाए तो हमारा एनर्जी डिमांड सारी सन से हम ले सकते हैं। ओके, सोलर टेक्नोलॉजीज कैन डिलीवर हीट, कूलिंग, नेचुरल लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स फॉर द होस्ट एप्लीकेशन। क्या क्या कर सकते हैं सोलर एनर्जी, हम क्या क्या कर सकते हैं, हीटिंग कर सकते हैं, कूलिंग कर सकते हैं, नेचुरल लाइटिंग का भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और फ्यूल भी इसका यूज एज अ फ्यूल हम इसका यूज कर सकते हैं होस्ट एप्लीकेशन के लिए। Solar technology converts sunlight into electrical energy either through photovoltaic panels or through mirrors on that concentrate solar radiation। दो प्रकार से करते हैं हम। एक तो क्या करते हैं हम, सोलर पीवी सेल्स का, पीवी मॉड्यूल्स का आगे हम पढ़ेंगे, पीवी मॉड्यूल्स कैसे बने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो पीवी मॉड्यूल्स जो होते हैं उसके माध्यम से क्या करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं या फिर कॉन्सेंट्रेटिंग मिरर्स जो होते हैं उस प्रकार का सिस्टम यूज करके भी क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, हीट जनरेशन का काम करते हैं। The cost of manufacturing solar panels have plummeted dramatically in the last decade, making them not only affordable but often cheap from the electricity। क्या हो गया, पहले बहुत महंगे आया करते सोलर पैनल सब, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, सब्सिडीज के माध्यम से और अवेलेबल मटेरियल के माध्यम से और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के माध्यम से क्या हो गया कि इनका जो कॉस्ट हो गया वो क्या हो गया, हमारा कम हो गया सोलर पैनल्स का। ठीक है, सोलर पैनल्स हैव द लाइफ स्पैन ऑफ रफली 30 ईयर्स। सोलर पैनल का लाइफ स्पैन कितना होता है आपका, 30 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है। तो एक बार अगर आपने यूज लगा लिया उसको तो आपको 30 ईयर्स तक उसको कुछ भी नहीं करना है। मेंटेनेंस का जो है चीजें हैं, मेंटेनेंस का चार्ज वगैरह होता है वो आपको देखने को मिलता है, क्लीनिंग और बाकी चीजें, बट लेकिन उसकी जो लाइफ स्पैन कितनी होती है आपकी 30 ईयर्स की लाइफ स्पैन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट सोलर एनर्जी, हम सोलर एनर्जी की बात कर रहे थे। तो एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इज एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सन है वो किस प्रकार की एनर्जी को रेडिएट करता है, एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कैसे एनर्जी रेडिएट करता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है आपका, इस प्रकार की आपकी रेडिएशन होती है जो आपका वेव्स के रूप में आपके चलती है, क्या कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके अंदर क्या होता है आपका, एक प्रकार का
इलेक्ट्रिक वो भी होता है, साथ में मैग्नेटिक फॉर्म भी उसका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वेव्स हैव 99% वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ 0.2 टू 4 माइक्रोमीटर। कितना होता है आपका 0.2 से लेकर 0.4 माइक्रोमीटर तक की रेंज होती है। 99% जो रेडिएशन सन प्रोड्यूस कर रहा है उसके वो कितनी होती है आपके 0.2 से 4 माइक्रोमीटर्स की होती है। माइक्रोमीटर्स इसको इस प्रकार भी हम डिनोट करते हैं माइक्रोमीटर्स। आपको कहीं जगह इस प्रकार का नोटेशन देखने को मिलेगा, और फिर से लिख देता हूँ माइक्रोमीटर। ठीक है, इस प्रकार आपको देखने को कहीं जगह मिलेगा। ठीक है, माइक्रोमीटर कितना होता है 10⁻⁶ मीटर क्या कहलाएगा आपका 1 माइक्रोमीटर कहलाएगा। कितना कहलाएगा आपका 10⁻⁶ मीटर इज कॉल्ड 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, सोलर एनर्जी रीचेस द टॉप ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 8% ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन less than 0.39 माइक्रोमीटर्स, 46% ऑफ विजिबल रेडिएशन या फिर विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं, जिसको हम एक दूसरे को देख पाते हैं, जिसको हम विग भी बोलते हैं। ठीक है, बेजानिया पेनाला। और 46% क्या होगा आपका इंफ्रारेड रेडिएशन आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर देन 0.78 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार की रेडिएशन आपको देखने को मिलती है। ये कि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीन चीजें, तो इंफ्रारेड रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, विजिबल लाइट। जो आपका सन जो प्रोड्यूस करता है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेक्ट्रम का प्रोड्यूस करता है। 99% जो लाइट होगा या एनर्जी होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी तो हम अगर इसको देखें 0.78 माइक्रोमीटर्स और 0.338 0.39 और 38, कहीं जगह 38 भी होगा, कहीं जगह 39 भी होगा, कहीं जगह 0.4 भी होगा माइक्रोमीटर। ये क्या होगा इसका रेंज हो गया। इसके बीच में जो आने वाली रेडिएशन होगी वो क्या कहलाएगी आपकी विजिबल, वो कहलाएगी आपकी विजिबल रेडिएशन कहलाएगी। इसके इधर जो आने वाला रेडिएशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका इंफ्रारेड IR जिसको बोलते हैं। इसके इधर आने वाला रेडिएशन क्या कहलाएगा आपका यूवी रेडिएशन कहलाएगा। इंफ्रारेड का यहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम, आपने देखा होगा जो आपके मोबाइल के अंदर भी आता है, टीवी रिमोट्स के अंदर जो एक छोटा सा ब्लास्टर आता है IR, वो क्या वो का यूज किया था आपका, वो उसमें क्या यूज किया था IR इंफ्रारेड रेडिएशन का उसके अंदर यूज किया जा सकता है। यूवी का यहाँ का यूज कर सकते हैं, हम क्या कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह को हम मारने के लिए यूज करते हैं। हम कई बार हमारे नोट वगैरह को चेक करने की मशीन जो होती है ना कि वो असली की नहीं है, तो उसके अंदर यूवी रेडिएशन का यहाँ पे यूज हम करते हैं। बैक्टीरिया को किल करने के लिए भी यूवी रेडिएशन का यूज किया जाता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका क्या क्या होता है हमारा 8% अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, 46% होगा विजिबल रेडिएशन, 46% क्या होगा हमारा उसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन आपको देखने को मिलता है। The sun is large object and heat is generated by the various kind of fusion reaction। जो हीट सन के अंदर जो एनर्जी जनरेट की जा रही है वो किस माध्यम से होती है, वो होती है आपके फ्यूजन रिएक्शन के माध्यम से होती है। अब फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन को थोड़ा देख लेते हैं हम। फ्यूजन रिएक्शन में बेसिकली होता है क्या है, दो प्रकार के एलिमेंट्स हैं आपके। फर्स्ट इज ट्रिटियम एंड ड्यूटेरियम। ये ट्रिटियम क्या आपका H3 और ड्यूटेरियम क्या होगा आपका H2। ये क्या करते हैं जब दोनों मिलते हैं, हाँ इस प्रकार से जब भी क्या होता है हमारे दोनों ऑब्जेक्ट जब मिलते हैं तो क्या बनाता है, एक बनाएगा यहाँ पे, एक बनाएगा यहाँ पे, जब बनेगा हीलियम का एटम बनेगा, साथ में एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और ये प्रोड्यूस करती है 26.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का क्या करती है यहाँ पे इतना एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। और इससे कई सारे एटम्स हमारे सन के अंदर क्या करते हैं हमारा फ्यूजन करते हैं, जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो हमने आगे हमको कि सन के अंदर क्या होता है। एक तो इस प्रकार के सन हमारा सन क्या करता है, हमारा 99% जो रेडिएशन होगा सन के अंदर किस रेंज में आता है, 0.2 से लेकर 4 माइक्रोमीटर्स के रेंज में आता है। माइक्रोमीटर कितना होता है आपका इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर्स होता है। ये समझना है कि आपको जो ये 99% रेडिएशन है इसके अंदर जो हमारा 8% क्या होगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा। अल्ट्रावायलेट मतलब क्या होता है 0.39 से लेस देन माइक्रोमीटर, और उसका रेडिएशन है और फिर उसका वेवलेंथ है तो क्या कहलाएगा अल्ट्रावायलेट कहलाएगा। और 46% होता है हमारा विजिबल लाइट, किस रेंज में आता है 0.39 से लेकर 0.78 के बीच में अगर रेडिएशन रेंज वेवलेंथ रेंज करता है तो क्या कहलाएगा आपका विजिबल कहलाएगा। इसमें हम क्या आता है विग ब्योर जिसको बोलते हैं ना, बेजानिया पेनाला विग ब्योर, या फिर आप जो लाइट हम एक दूसरे को देख पाते हैं वो लाइट किसके अंदर में आता है आपका 0.39 टू 0.78 के अंदर में आता है। ये माइक्रोमीटर थे, ओके ध्यान रखेंगे माइक्रोमीटर्स। 46% रेडिएशन का में आता है आपका इंफ्रारेड रेडिएशन के अंदर, मतलब कि उसका वेवलेंथ कितना होगा आपका 0.78 से माइक्रोमीटर से ज्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, और इसके अंदर जो सन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, आपके फ्यूजन रिएक्शन के माध्यम से प्रोड्यूस हो रही है। कुछ डेटा जैसे कि सन का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है 1.39 × 10⁶ in the range of 10⁶ किलोमीटर।
एंड अर्थ का डायमीटर कितना आपका 10⁴ किलोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10⁸ किलोमीटर। ये क्या इतना परफेक्टली डिस्टेंस एंड डायमीटर का रेशियो है कि जब भी सूर्य ग्रहण होता है तो हमारा जो सन होता है पूरा कवर हो जाता है उसके शेडो के अंदर। ओके, मैं ये बात कर ली। हाँ, इससे बात कर लेते हैं। इसके ऊपर क्या आती हैं आपके माइक्रोवेव्स आती हैं और रेडियो वेव्स आती हैं। इसका हम रेडियो वेव्स का रेडियो चैनल्स के अंदर यूज करते हैं। माइक्रोवेव्स का माइक्रोवेव जो हमारे जिसको हीटिंग के लिए यूज कर माइक्रोवेव्स के अंदर यूज की जाती है। एक्सरेज का हम उपयोग करते हैं हमारे बोन्स वगैरह की स्टडी करने के लिए, एक्सरे निकालने के लिए गामा रेज का हम यूज करते हैं। किसी भी प्रकार के आपने सुना भी होगा इन प्रकार के मतलब बैक्टीरिया को किल करने के लिए, फिर हाई अमाउंट ऑफ कैंसर सेल्स को किल करने के लिए हम गामा रेज का यहाँ पे यूज करते हैं। अब ये जो हमारा सब चीजें हो गई हैं, हमारा इस प्रकार समझ आ गया कि हमारा सोलर एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कितनी प्रोड्यूस होती है। सोलर से हमारे पास बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम कितनी एनर्जी हमारे सन से हमारे अर्थ तक पहुंच पा रही है, तो उसको हम मेजर करते हैं, जैसे कांस्टेंट के रूप में मेजर करते हैं। वो कांस्टेंट क्या कहलाता है? हमारा सोलर कांस्टेंट कहलाता है। सोलर एनर्जी रीचिंग पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट आउटर, ध्यान देंगे वर्ड के ऊपर, एट आउटर एज ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज exposed perpendicularly to the rays of the sun at an average distance between sun and earth is called solar constant, is called solar constant। means कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के आउटर एज पर, ये अर्थ है, मान लीजिए अगर ये अर्थ है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा अर्थ का, उसके आउटर एज पर जहाँ से एटमॉस्फेयर बनना स्टार्ट होता है, उसका आउटर एज पर परपेंडिकुलर जो भी सन से रेडिएशन आ रही है एट एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जब एवरेज डिस्टेंस होगा सन एंड अर्थ का, तो जो एनर्जी आ रही है पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर यूनिट टाइम, या फिर बोल सकते हैं पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड, वो क्या कहलाएगा आपका? वो आपका कहलाएगा सोलर कांस्टेंट कहलाएगा। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा को क्या, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशंस नासा स्टैंडर्ड वैल्यू गिव्स स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर द सोलर कांस्टेंट एक्सप्रेस इन 3 डिफरेंट यूनिट्स, कि 3 डिफरेंट यूनिट्स के अंदर उसने हमको दिया हुआ है। फर्स्ट क्या, 1.356 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, जो जनरली या फिर बोल सकते हैं अधिकतर हमको देखने को मिलेगा, अधिकतर बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा ये किलोवाट पर मीटर स्क्वायर के अंदर। सेकेंड 435 BTU पर आवर पर फीट स्क्वायर, पर आवर पर फीट स्क्वायर के अंदर देखने को मिलेगा। इसमें BTU क्या है आपका? ब्रिटिश थर्मल यूनिट। क्या कहलाता है आपका? ये ब्रिटिश थर्मल यूनिट। कितना होता है? 435। सेकेंडली क्या आपका थर्ड यूनिट कौन सी होती है आपकी? लैंगलेस पर आवर, या फिर इसको हम आगे बोल सकते हैं 1165 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर। इस प्रकार ये जो है वैल्यू आपको याद रखनी है। 3 वैल्यू जो है आपके, अधिकतर जो मैक्सिमम पूछी आएगी आपको, कौन सी पूछी आएगी? ये वाली वैल्यू आपको पूछी आएगी, लेकिन आपको 3 यूनिट याद रखनी है। कई बार हो सकता है कि ऑप्शन में 3 यूनिट आपको देखने को मिल जाए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही था आपको? ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो क्या होगा? 1165 किलो कैलोरी पर स्क्वायर मीटर पर आवर, या फिर 116.5 लैंगलेस पर आवर। यहाँ पे आपको ये वैल्यू है किसकी? आपकी सोलर कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे 2 मिनट बताइए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, काफी ज्यादा चीजें हो गई, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 चीज पढ़ी, एक तो आउटर एज ऑफ द सन, जहाँ पे हमको एनर्जी जो ये वैल्यू है ये कहाँ मिल रही है आपको? ये वैल्यू जो मिल रही है सोलर रेडिएशन की कहाँ मिल रही है? आउटर एज मतलब कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है इस जगह। ठीक है, दूसरा, जब क्या है हमारे सन की और अर्थ की डिस्टेंस क्या है आपकी? एवरेज डिस्टेंस हम ले रहे हैं तब की बात है। ठीक है, लेकिन क्या अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो क्या हमेशा कांस्टेंट रहती है? नहीं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वेरीज अ लिटिल थ्रू द ईयर। क्या होता है हमारा बीच में चेंज होती रहती है। अगर हम बात करेंगे इसके हमारे पूरी साल भर की बात करेंगे तो उसके अंदर चेंजेस हमारे आपको देखने को मिलते हैं। Because of this variation, the extraterrestrial outside the Earth atmosphere flux also varies। मतलब कि क्या होगा? जो ये वैल्यू है हमारी सोलर कांस्टेंट की, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वैल्यू जो होगी, एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल फ्लक्स की वैल्यू होगी, क्या करती है हमारी? वैरी करती है। द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू सन इन द समर। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, अर्थ कब सबसे ज्यादा क्लोज कब होती है? सन के समर के अंदर, गर्मी में सबसे ज्यादा क्लोज होती है अर्थ। एंड सबसे ज्यादा दूरी कब होती है? वो विंटर के अंदर सन से सबसे ज्यादा दूरी आपको देखने को मिलती है। दिस वेरिएशन इन डिस्टेंस प्रोड्यूस अ नियरली साइनोसोइडल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन आई दैट रीचेस ऑन द अर्थ। ठीक है, ये आई जो हमारा है इसके अंदर ये एक्चुअल वैल्यू है, जो पर डे की वैल्यू की बात हो रही है। ISC की आपका सोलर कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम बात करें सोलर कांस्टेंट की वैल्यू सिमिलर रहेगी, लेकिन पर डे या फिर हर दिन का हमको वैल्यू निकालनी है
तो क्या होगा हमारे यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये इस प्रकार के इस फॉर्मूले के माध्यम से क्या की जाती है, यहाँ पे निकाली जाती है। ठीक है, तो ये ISC क्या होगा, सोलर कांस्टेंट हो गया। आई क्या हो गया हमारा यहाँ पे पर डे का सोलर कांस्टेंट हो गया। किसी भी दिन का हमको निकालना होगा तो निकालेंगे। यहाँ पे एन क्या है, यहाँ पे एन इज नंबर ऑफ डेज, एन इक्वल्स टू 1 कब रहेगा आपका, जन 1 को 1 जनवरी को क्या होगा आपका 1 होगा, और एन इक्वल्स टू 365 इक्वल्स टू ऑन 31st ऑफ दिसंबर। ठीक है, जब 31st ऑफ दिसंबर में क्या होगा, एन की वैल्यू 365 होगी और एन की वैल्यू 1 होगी आपकी 1 जनवरी में, इसकी वैल्यू एन की 1 होगी। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पर रखकर हम क्या निकाल सकते हैं, उस पर्टिकुलर दिन के लिए सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें, है सोलर कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर हम बात करें एवरेज सोलर कांस्टेंट की वैल्यू, जो एक नासा ने डिसाइड करे स्टैंडर्ड वैल्यू, वो कितनी होती है आपकी 1.356 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। From the point of view of utilization of solar energy, we are more interested in the energy received at the Earth's surface than in the extraterrestrial energy. ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ड का ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो सोलर कांस्टेंट की वैल्यू हम जो अटेन कर पा रहे हैं वो कहाँ कर पा रहे हैं, एट द आउटर एज ऑफ द सोलर अर्थ एटमोसफियर। तो अगर हम ज़्यादा इंटरेस्ट किसमें होना चाहिए, हमको जो एनर्जी हमारे अर्थ के एटमोसफियर के अंदर अर्थ के सरफेस के ऊपर प्राप्त हो रही है उस पर हमको क्या होंगे, हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो अगर हम बात करें उसकी, तो ये क्या करती है, वेरी करती है। सोलर कांस्टेंट हमको आउटर एज मिलता है, और ये वैल्यू हमको कहाँ मिलती है, हमारी सन के या फिर अर्थ के सरफेस पे आपको देखने को मिलती है। दोनों में कई सारा वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। इस वजह से वेरिएशन को स्टडी करने से पहले हम क्या करते हैं, दो टर्म्स है, बीम एंड डिफ्यूज रेडिएशन, उनको पहले हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज बीम एंड सेकंड इज डिफ्यूज रेडिएशन। So beam radiation, what is the beam radiation? Solar radiation that has not been absorbed or scattered and reaches the ground directly from the sun is called the direct radiation or beam radiation. ऐसी रेडिएशन जो has not been absorbed, किसी प्रकार के मॉइस्चर से या फिर किसी प्रकार के चीजों से absorb नहीं की गई और ना ही scattered हुई है, and reach directly to ground from the sun is called direct radiation. ऐसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक जो रेज डायरेक्टली सन से निकल कर कहाँ पे आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली अर्थ के सरफेस पे डायरेक्टली पहुंच गई, वो क्या कहलाएगी, हमारी बीम रेडिएशन कहलाएगी। जब जब क्या होगा, हमारा जो वेदर होगा वो क्या होगा, हमारा लेस क्लाउडी होगा, क्लाउड्स नहीं होंगे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारा बीम रेडिएशन की वैल्यू क्या होगा, हमारी ज्यादा देखने को मिलेगी। इट इज द रेडिएशन विच प्रोड्यूसेस शेडो व्हेन इंटरसेप्टेड बाय द ओपेक ऑब्जेक्ट। किस प्रकार के ओपेक ऑब्जेक्ट अगर टकराएगी तो क्या बनाएगी, आपका शेडो आपकी बनाएंगी। ओके, सेकंड क्या होगी हमारी, सेकंड होगी हमारी डिफ्यूज रेडिएशन। The diffusion is the solar radiation received from the sun after its direction has been changed by reflection and scattering by the atmosphere. जब क्या होगा, वो रेडिएशन जिनका डायरेक्शन चेंज हो गया है, किसके माध्यम से, आपका रिफ्लेक्शन के माध्यम से या फिर स्कैटरिंग के माध्यम से, एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार के मॉइस्चर, किसी प्रकार के पार्टिकल्स के माध्यम से स्कैटर हो गई या फिर रिफ्लेक्शन हो गया, तो वो रेडिएशन कौन से कहलाती है, आपकी हमारी डिफ्यूज रेडिएशन कहलाती है। Because of the solar radiation is scattered in all direction in the atmosphere, diffuse radiation comes to the earth from all part of the sky. हर पार्ट से क्या मिले आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हर पार्ट से आपकी डिफ्यूज रेडिएशन आपको देखने को मिलेगी। So total solar radiation received at any point on the earth surface is sum of direct and diffuse solar radiation. क्या होगा आपका, जो भी टोटल सोलर रेडिएशन आ रही होगी वो क्या होगा, आपका सम होगा कुछ सोलर डायरेक्ट रेडिएशन का और कुछ आपका डिफ्यूज रेडिएशन का। अगर हम टोटल यहाँ पे अगर हम सम निकालेंगे कितना सोलर रेडिएशन आपको प्राप्त हो रहा है, तो वो क्या होगा, आपका दोनों का सम होगा, डिफ्यूज प्लस डायरेक्ट सोलर रेडिएशन का क्या होगा, यहाँ पे आपका सम होगा। ओके, इन दिस is referred in general sense and as the isolation at any point. इसको क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, इस टर्म को कहते हैं हम आइसोलेशन। ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टर्म को हम क्या कहते हैं, जो सम ऑफ डायरेक्ट सोलर रेडिएशन एंड डिफ्यूज सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड आइसोलेशन। More specifically, the isolation is defined as the total solar radiation received on a horizontal surface unit area on a ground in unit time is called isolation. ठीक है, आप सब सोच रहे होंगे कि यही डेफिनेशन सेम किसकी है, हमारी सोलर कांस्टेंट की डेफिनेशन में है। और सेम क्वेश्चन में सेम कंफ्यूजन क्या होता है, जब हमारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है तो हमको वहीं पे कंफ्यूजन, सेम कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर जब ऑप्शन होता है, एक होता है आइसोलेशन और एक होता है सोलर कांस्टेंट का। मैंने भी कई बार क्वेश्चन गलत किया, उसमें भी सेम लिखा होता है कि सेम, वो भी सेम बात ही है हमारी, तो उसके अंदर भी क्या होता है, हमारा सम ऑफ टोटल या फिर बोले टोटल सोलर रेडिएशन, तो इसको मिटा देता हूँ, वो भी सेम बात बोलता है हमारा, सोलर कांस्टेंट भी सेम बात बोलता है हमारा कि सोलर एनर्जी रीचिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ भी सेम बात हो रही है, यहाँ भी सेम बात हो रही है,
सोलर रेडिएशन रीचिंग एट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। दोनों में सेम टीम है, सेम चीज़ है, सोलर रेडिएशन को मेजरमेंट किया जा रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, पर यूनिट एरिया के अंदर। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे? डिफरेंस है ये कहाँ पे की जाती है? आपके आउटर एज ऑफ अर्थ पे की जाती है, एटमॉस्फेयर पे की जाती है, और ये कहाँ पे की जाती है आपकी? ये की जाती है ग्राउंड सरफेस पर। कहाँ की जाएगी? आपके ओरिएंटल ग्राउंड सरफेस पर इसको मेजर किया जाता है। सो आइसोलेशन की वैल्यू जो होगी हमारी, सॉरी इंसोलेशन की वैल्यू जो होगी हमारी क्या होगी? हमेशा जो इंसोलेशन, सॉरी, इसकी वैल्यू जो होगी हमारी हमेशा क्या होगी? हमारी लेस होगी। किससे? हमारा सोलर कांस्टेंट से। सोलर कांस्टेंट हमेशा क्या होगा? हमारा हाई होगा। आइसोलेशन हमेशा क्या होगा? हमारा यहाँ पे हमेशा ही कम वैल्यू दिखाएगा, क्योंकि इसके बाद क्योंकि कई सारे डिफ्यूजन के माध्यम से, कई सारी स्कैटरिंग के माध्यम से हमारी यहाँ पे सोलर रेडिएशन हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंची है। इश्यू आ गया मेरे कैमरे के अंदर, मेरा कैमरा यहाँ पे शो नहीं हो पा रहा है। सो अब क्या हम कंटिन्यू करते हैं। हमने कहाँ तक पढ़ लिया? डिफ्यूज रेडिएशन तो हमारा हो गया। सो हमने आगे आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका आइसोलेशन जो है, आपका आइसोलेशन का बहुत ध्यान रखना है। व्हाट इज आइसोलेशन एंड व्हाट इज सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट और आइसोलेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंटली याद रखना है। ठीक है, कई बार एग्जाम के अंदर कंफ्यूजन होता ही है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंसोलेशन। ओके, सॉरी, इंसोलेशन ना। तो नेक्स्ट हमारा सोलर जियोमेट्री। व्हाट इज सोलर जियोमेट्री? सोलर जियोमेट्री इज द स्टडी ऑफ सन्स पोजीशन रिलेटेड टू अर्थ एंड अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इट प्रोवाइड्स। क्या है सोलर जियोमेट्री? क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ सन्स पोजीशन रिलेटेड टू अर्थ एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इट प्रोवाइड्स। मतलब कि अगर हमको क्या करना, अगर हमको सन और अर्थ के रिलेटिव पोजीशन को अगर हमको एक प्रकार का जियोमेट्री के रूप में या फिर एंगल्स के रूप में हम डिवाइड करते हैं, या फिर अलग अलग प्रकार के एंगल्स को हम मतलब मेजर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? हमारा सोलर जियोमेट्री कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा, इस डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हॉरिजॉन है। यहाँ पे हमारा एजिमुथ एंगल हो गया, हमारा एल्टीट्यूड एंगल हो गया, हमारा स्लोप एंगल हो गया, हमारा हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, हमारा गामा हो गया, हमारा जेनिथ एंगल हो गया, ये कई सारे एंगल, स्लोप एंगल हो गया, कई सारे एंगल्स जो हमारे यहाँ पे मेजर करते हैं हम। उन एंगल्स को ही क्या कहते हैं? एंगल मेजरमेंट करना, उस एंगल के अकॉर्डिंग ओरिएंटेशन, बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ सन सोलर पैनल को डिजाइन करना ही क्या कहलाता है? हमारा सोलर जियोमेट्री कहलाती है। Why it is solar geometry is important? It helps determine the best orientation of solar panel. क्या करती है? हमारा हेल्प करती है किसको डिटरमाइन करने में? बेस्ट ओरिएंटेशन ऑफ सोलर पैनल को डिटरमाइन करने के लिए हमारा हेल्प करती है। सेकेंडली, इट हेल्प्स डिटरमाइन हाउ मच द सनलाइट विल एंटर द बिल्डिंग। कितनी अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारी बिल्डिंग के अंदर एंटर करेगी, उसको यहाँ पे हमारा मेजर करती है। थर्ड वन, इट्स हेल्प डिटरमाइन द हाउ मच ऑब्स्ट्रक्शन लाइक शेडो विल इम्पैक्ट द बिल्डिंग। जैसे अगर बीच में कोई शेडो वगैरह आ गया, तो बिल्डिंग के अमाउंट ऑफ सनलाइट कितनी एंटर करने, उसको कितना इम्पैक्ट करेगी, हमारा सोलर पैनल्स की पे कितना इम्पैक्ट करेगी, वो हम यहाँ पे उसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ एंगल्स मेजर करेंगे। ऐसे एंगल तो कई सारे एंगल्स इसके अंदर हमको मेजर करने के लिए, लेकिन हमारे पास दो इंपॉर्टेंट एंगल जो हमको एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्लाइनेशन। को हम क्या इस प्रकार के, ठीक है, डेल्टा इस प्रकार से इसको मेजर करते हैं, या फिर इसकी वैल्यू या इसको इस प्रकार डिनोट किया जाता है। ये क्या है हमारा? इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एक्सटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन टू द सेंटर ऑफ अर्थ एंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन अपॉन द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन इज कॉल्ड सोलर डिक्लाइनेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ी सी डेफिनेशन है, इसको हम थोड़ा सा इजी अपन समझते हैं। समझने के डायग्राम दिखाता हूँ आपको। ठीक है, डायग्राम से बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि मान लिया अगर ये हमारा क्या, हमारा सन है, सन के अगर सेंटर से हम, सेंटर पॉइंट से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन को यहाँ तक लेके जाएं, इस प्रकार से इमेजिनरी लाइन को कहाँ के, अर्थ के सेंटर पॉइंट तक हम उसको एक्सटेंड करें, और अर्थ के इक्वेटर, जो अर्थ का हमारा इक्वेटर से अगर हम क्या एंगल को मेजर करें या प्रोजेक्ट करें, तो क्या कहलाएगा? हमारा डेक्लिनेशन की वैल्यू हमारी कहलाएगी। ठीक है, आपको तीन चीज ध्यान रखनी होगी। हमारा जो अर्थ होता है, अर्थ को हमने तीन अलग अलग, अभी हम जैसे कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और ये साउथर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, ये पोल्स हमारी, एक पोल है, ये दूसरा पोल है। इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या करते हैं, अर्थ हमारी रोटेट करती है। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करा, तीन अलग अलग हमारी लाइंस को हमने क्या करा है, इसको इमेजिनरी लाइन को हमने माना हुआ। द फर्स्ट वन इज इक्वेटर लाइन, सेकंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, एंड सेकंड वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, ये तीन लाइन में इसको हमने डिवाइड करा। पता होगा आपको कि हमारा जो इंडिया है वो कहाँ पे आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के पास में हमारा अर्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, हमको डिक्लाइनेशन वैल्यू निकालने, हम क्या करेंगे, सन से अर्थ तक के सेंटर तक इमेजिनरी लाइन मानेंगे, और अर्थ के इक्वेटर का क्या एंगल बन रहा है, क्या पोजीशन बन रहा है, उसको हम यहाँ पे मेजर करेंगे। ये जो कि हमारा एंगल ऑफ रोटेशन है हमारा अर्थ का, और इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सन फ्रॉम द प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर।
ठीक है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने के लिए से हमने दिखा है डायरेक्टली, यहाँ तो इस प्रकार से मेजर कर रहे हैं, लेकिन हमको इसको फॉर्मूले के माध्यम से मेजर करना होगा। ये सिमिलरली हमने कहाँ पे किया था, हमारा सोलर कांस्टेंट के लिए मेजरमेंट किया था, है ना, एन के अकॉर्डिंग। वैसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस एन के अकॉर्डिंग ये करेंगे पर डे। जैसे कि अगर हम बात करें 31 सॉरी दिसंबर को क्या होगा वैल्यू, तो वैसे ही हमको पता, हमको एन की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं, एन इक्वल्स टू 1 एट 1 जनवरी एंड एन इक्वल्स टू 365 एट 31 दिसंबर। अगर हमारा एन क्या, हमारा एन 1 है, कब होगा हमारा 1 जनवरी को, और एन इक्वल 365 एन 31 दिसंबर को। ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, हमारा फॉर्मूला कहता है डेल्टा या फिर सोलर डिक्लाइनेशन इज इक्वल्स टू 23.5 साइनसोइडल साइन ब्रैकेट 360 अपॉन 365 इंटू 284 प्लस एन। यहाँ पे एन की वैल्यू जो होगी हमारी, हमारा हमको अकॉर्डिंगली किस डेट का हमको निकालना है, उस डेट के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको उसको चेंज करना पड़ता है। ओके, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे चेंज होती है वैल्यू। ठीक है, इसमें दो हमको कुछ वैल्यूज हमको ध्यान रखना होगा, कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। कई बार ये पूछा जाता है कि डिक्लिनेशन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है। डिक्लिनेशन वैल्यूज वेराइज फ्रॉम -23.5 डिग्री टू +23.5 डिग्री वेरी करती है। और जीरो कब होती है हमारा, जब इक्विनॉक्स वगैरह होता है। जब इक्विनॉक्स क्या होता है, जब डे एंड नाइट जो क्या होता है हमारे दोनों इक्वल होते हैं, तो क्या कहलाता है हमारा, वो दिन कहलाता है हमारा इक्विनॉक्स कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे इसमें हम कई सारे डेज को मेजर करते हैं, मानते हैं, जैसे कि हमारा 21 जुलाई को हम हमारा सबसे बड़ा दिन मानते हैं। वैसे हम 22 दिसंबर को हम क्या मानते हैं, हमारा सबसे छोटा दिन मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के दो फिनोमिना यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। हम इंडिया के अंदर मानते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। जैसे एक फर्स्ट होता है फिनोमिना, उसको कहते हैं हम समर सोलिस्टिस। क्या बोलते हैं उसको हम, समर सोलिस्टिस। कब होता है हमारा, जून 22 या 21, दोनों सेम ही डे, 21 22 का मान सकते हैं। ये दोनों दिन के आसपास क्या होता है हमारा, ये समर सोलिस्टिस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करें अर्थ की पोजीशन की, तो अर्थ का पोजीशन इस प्रकार से होता है। यहाँ से अगर सन रेज हमारी इस प्रकार से एंटर कर रही है, ठीक है, इस प्रकार एंटर कर रही है, तो सन का पोजीशन, अर्थ का पोजीशन क्या होगा, उस अकॉर्डिंग हमारा इस प्रकार से होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आप देख पा रहे होंगे कि जो एंगल होगा वो कितना होगा, हमारा डिक्लाइनेशन वैल्यू कितनी होगी, 23.5 डिग्री होंगी। इक्वेटर कितना होगा हमारा 0 डिग्री पर। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न -23.5 डिग्री साउथ में, और ये क्या होगा, आर्कटिक पे होगा 66.5 डिग्री नॉर्थ पर होगा। तो 21 या 22 जून को हमारा जो डे लेंथ की वैल्यू होती है, कितनी होती है हमारी, 13.5 आवर्स की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। वैसे ही हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में कितनी मिलती है आपकी, 23.5 डिग्री। तो वहाँ पे कितनी मिलती है आपकी, -23। वहाँ पे जो डे होता है कितना होता है आपका, 10.5। मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमारा रातें बहुत लंबी होती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा दिन बहुत लंबा होता है। तो अगर हमारा बात करें, हमारे इंडिया की बात करें, तो 21 जून को क्या होगा, हमारा दिन सबसे बड़ा देखने को यहाँ पे मिलेगा। सेकंड क्या होगा, हमारा विंटर सोलिस्टिस होगा, जब होगा हमारा 21 या 22 दिसंबर को आपको देखने को मिलता है। इसमें क्या होगा आपका, टॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर पे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे क्या होगा आपका, डार्कनेस की वैल्यू कितनी होगी, 13.5 डिग्री होगी। इक्वेटर पे कितना होगा आपका, 12 डिग्री, 12 या आरसी होगा। और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कितनी होगी हमारी डार्कनेस की वैल्यू कितनी होगी, 7.5। अगर हम बात करो संडेज की, यहाँ पे सन कितना निकलेगा आपका, 10.5 आवर्स निकलेगा, और यहाँ पे सन कितना निकलेगा आपका, 13.5 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इस जगह पे क्या होगा आपका, इस पोजीशन में क्या होगा, हमारी रातें क्या होंगी, हमारी रातें यहाँ बड़ी होंगी। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे दिन जो, सॉरी, यहाँ पे डार्कनेस, हमारी रातें यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी होंगी इस जगह पे, और यहाँ पे क्या होगा, हमारा दिन सबसे बड़े यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये दिन इतना लंबा हो गया, रातें कितनी होगी हमारी, छोटी हो गई। वैसे यहाँ पे क्या होगा आपका, दिन छोटा हो गया, यहाँ पे क्या होगी, रातें आपकी देखने बड़ी हो गई। ओके, वैसे क्या होगा, हमारे एक दो इक्विनॉक्स भी आएंगे, कब कब आएंगे हमारे, 22 मार्च को और 22 सितंबर को आएंगे इक्विनॉक्स। जब क्या होगा हमारा, दिन की वैल्यू और रात की वैल्यू कितनी होगी, 12 होगी, 12 घंटे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, ये जो हमारी वैल्यूज होती हैं, हमारी डिक्लाइनेशन वैल्यू किस प्रकार वेरी करती है, हमारे साइनोसॉइडल वैल्यू के रूप में वेरी करती है। 0 नेगेटिव -23.5 डिग्री, पॉजिटिव 0, फिर नेगेटिव पॉजिटिव 23.5 डिग्री तक चली जाती है। ठीक है, ये दोनों फिनोमेना आपके हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर कई बार इन सारे जो छोटे-छोटे यहाँ पे डेटास हैं, उस पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिक्लाइनेशन ऑन 22 जून, 21 जून, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिक्लाइनेशन ऑन 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिक्लाइनेशन ऑन इक्विनॉक्स, or oh sorry, what is the value of declination on 22 March, what is the value of declination on 22 September।
तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज याद करनी होगी। अगर ये भी नहीं होता है तो वहाँ पे अगर कुछ एग्जैक्ट वैल्यू निकालने का होता है तो आप इस प्रकार के इस क्वेश्चन के या फिर इस फॉर्मूले के माध्यम से उस एग्जैक्ट वैल्यू को भी क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे अपन निकाल सकते हैं। लेकिन इतना पूछा नहीं आता डायरेक्टली, हमारे वैल्यूज होती है एग्जाम्स के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज ही पूछी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एंगल कौन सा होता है, हमारा जेनिथ एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट एंगल क्या होगा हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट एंगल है। The angle between the sun rays and the perpendicular normal to the horizontal plane is known as the zenith angle। अगर हम क्या करें, हमारे जहाँ भी हम खड़े हैं पोजीशन है हमारी पर्सन पोजीशन, उस पर अगर हम एक हॉरिजॉन्टल प्लेन माने और वहां से एक नॉर्मल खींचे अगर सन रेस का एंगल जो बन रहा है वो एंगल क्या कहलाता है हमारा, उसका जेनिथ एंगल कहलाता है। और ये जो एंगल होता है, जैसे कि हमने देखा था, हमारा डिक्लाइनेशन की वैल्यू जो होती है हमारी क्या होती है, उस दिन के लिए पर्टिकुलर दिन के लिए क्या होगी हमारी, सेम होगी, है ना। डिक्लाइनेशन की वैल्यू क्या होगी हमारी, उस दिन के लिए पर्टिकुलर सेम होगी। लेकिन जेनिथ एंगल की वैल्यू जो होती है हमारी पूरे डे लेंथ के अंदर, सुबह से अगर हम बात करें सनराइज की बात करें और हमारी सनसेट की बात करें, सनराइज से लेकर सनसेट के बीच में क्या होती है हमारी जेनिथ एंगल की वैल्यूज हमारी क्या होती है, हमारी चेंज होती रहती है। ओके, जैसे वैल्यूज क्या होंगे, जैसे हम बात करें अगर हमारा ये इस पर हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ से अगर हमारा सन राइज करेगा तो इस समय क्या होगा, हमारा जो वैल्यू होगी कितनी होगी हमारी, पॉजिटिव 90 डिग्री से हमारी जेनिथ एंगल की वैल्यू होगी। अगर हमारा सन जब हमारा यहाँ पे नून में 12 बजे यहाँ ऊपर पहुंच जाएगा तो हमारी जेनिथ एंगल वैल्यू कितनी होगी हमारी, 0 डिग्री होंगी। वैसे अगर हमारा सन सेट होगा तो हमारी वैल्यू किसी होगी 90 डिग्री होंगी, लेकिन कब, नेगेटिव में 90 डिग्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एट द टाइम ऑफ सनसेट। तो ये भी क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेनिथ एंगल एट सनराइज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेनिथ एंगल एट सनसेट एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेनिथ एंगल एट नून। ओके, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन को भी कई बार एग्जाम्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है और पूछा कई बार गया है। ठीक है, अब हमारे कुछ मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। अगर हमने देख लिया, अभी तक क्या क्या देख लिया हमने, सोलर एनर्जी क्या होता है, एनर्जी के कितने प्रकार के फॉर्म्स होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में देख लिया, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के बारे में देख लिया हमने, और एडवांटेज देख लिया हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज के, एडवांटेज देख लिए उसके उसके एग्जाम्पल एडवांटेज देख लिए। सोलर एनर्जी के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। सोलर एनर्जी, अब जो सोलर एनर्जी हम जो ले पा रहे हैं, उस सोलर एनर्जी को मेजर करने के लिए हमको कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता भी पड़ेगी। कितना सोलर एनर्जी हम यूज, जैसे हमने बोला था आपके सोलर कांस्टेंट वैल्यू कितनी है हमारी, इतनी वैल्यू आती है। ये सब वैल्यूज जो आ रही हैं, ये वैल्यूज हम मेजर करेंगे कैसे, तो मेजर करने के लिए हमारे कुछ डिवाइसेस होते हैं, उस डिवाइसेस के माध्यम से हम क्या करते हैं, सोलर में एनर्जी की वैल्यू को मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 पर्टिकुलर डिवाइसेस हैं जिनसे हम क्या करते हैं, सोलर रेडियंस या फिर सोलर की वैल्यूज हैं, सोलर सनशाइन की वैल्यूज को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फर्स्ट इज पायरोनोमीटर, सेकंड इज पायरोमीटर एंड थर्ड वन इज सनशाइन रिकॉर्डर। ठीक है, पायरोमीटर एंड सनशाइन रिकॉर्डर। तो फर्स्ट की बात करते हैं। अच्छा ओके, तो हम ये तीनों जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर जो तीनों चीज़ें हैं, ये काम करती है एक प्रकार के बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती है, इसको हम क्या कहते हैं, हमारा थर्मोकपल या फिर फीडबैक इफेक्ट भी बोलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल, इसमें कई सारी डेफिनेशन हम डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, लेकिन जस्ट इसको मैं आपको क्लियर से समझा देता हूँ कि ये होता है कि इसके अंदर 2 प्रकार के 2 जंक्शन अगर हम मान लें, एक रॉड लें, उसमें हम एक पॉइंट को हम क्या करें, हॉट रखें और एक पॉइंट को करें गर्म करें। अगर हम एक हॉट पॉइंट और कोल्ड पॉइंट के बीच में क्या हम उसको बैटरी से या फिर उसको सर्किट को कंप्लीट करेंगे तो क्या देखेंगे, एमीटर के माध्यम से देख पाएंगे कि उसके अंदर क्या हो रहा है, हमारा करंट फ्लो हो रहा है। और ये करंट की वैल्यू ही क्या कहलाती है हमारी, इस प्रकार का जो करंट की जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही क्या होगी हमारी यहाँ पे करंट की वैल्यू इंक्रीज करती है। और इसी का यूज करते हैं हम किसके अंदर यूज करते हैं, हम सोलर या फिर सोलर एनर्जी को मेजर करने के लिए हम इस प्रकार के या फिर इस थर्मोफाइल को हम क्या करते हैं, यूज हम करते हैं। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट आई इन द लूप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा करंट की वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और टेम्परेचर डिफरेंस ही जितना ज़्यादा टेम्परेचर मतलब क्या, जितना ज़्यादा सोलर सन जितना ज़्यादा राइज करेगा, सन की वैल्यू, सोलर रेडिएशन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। जितना टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ही क्या होगा, हमारे यहाँ पे करंट की वैल्यू होगी। तो डायरेक्टली हम क्या इससे मेजर कर पाएंगे, डायरेक्टली हम कितना हमारा सन रेडिएशन को, सोलर एनर्जी को या सोलर सनशाइन को हम क्या कर पाएंगे, मेजर हम कर पाएंगे। तो फर्स्ट वन इज द पायरोमीटर। द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज पायरोमीटर। नाम पे बहुत ध्यान देंगे हम, कई बार इस पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है और बच्चे कई बार इसको गलत करके आते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज पायरोमीटर। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरमेंट ऑफ डायरेक्ट बीम सोलर रेडियंस या सोलर रेडियंस। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि हमें 2 प्रकार की रेडियंस होती है, एक होती है बीम एंड सेकेंड इज डिफ्यूज। फर्स्ट वन इज बीम एंड सेकंड वन इज डिफ्यूज। 2 प्रकार की रेडिएशन होती है। बीम के बारे में पता चल गया आपको, बीम रेडिएशन कौन सी, जो डायरेक्टली जो सन से डायरेक्टली अर्थ के
ऊपर जो पहुंचती हैं बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के माध्यम से, बिना किसी चीज से टकराए, तो क्या कहलाती है हमारी बीम रेडिएशन कहलाती है। और डिफ्यूज रेडिएशन कौन सी होती है, जो बीच में से किसी ना किसी प्रकार के ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद हमारे अर्थ के ऊपर पहुंचती है किसी सब डायरेक्शन से, अलग डायरेक्शन से, क्या कहलाती है हमारी डिफ्यूज रेडिएशन कहलाती है। तो जो पायरोनोमीटर होता है, पायरोनोमीटर होता है हमारा, क्या मेजर करता है हमारा पायरोनोमीटर मेजर्स डायरेक्ट बीम सोलर रेडियस। इसको मेजर कराते कैसे हैं, इसके लिए क्या होता है, इस पर ये फोटो देख पा रहे हैं ये छोटा सा, कि इसमें क्या होता है आपका एक प्रकार का, जैसे कि दूरबीन जो होती है हमारे, या फिर बोल सकते हैं बाइनोकुलर्स वगैरह होते हैं, उसमें आप देखते होंगे एक लंबा सा एक पाइप जैसा होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक लंबे से पाइप का यूज कर सकते हैं या फिर एक सिलेंडर का यूज कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसका एक्सेप्टेंस एंगल 5 डिग्री या फिर उससे कम हम क्या रखते हैं, उस एक्सेप्टेंस एंगल को रखते हैं। इससे क्या होता है, इसके अंदर केबल और केबल क्या होता है हमारा बीम रेडिएशन भी क्या कर पाती है यहाँ पे इंटर कर पाती है। डिफ्यूज रेडिएशन क्या होती है हमारे यहाँ से इंटर नहीं कर पाती। इससे हम ये डायरेक्टली क्या मेजर करते हैं हमारा, फिर केवल क्या करेगा, बीम रेडिएशन को ही मेजर करेगा। सनलाइट इंटर्स इन द इंस्ट्रूमेंट थ्रू द विंडो एंड इट इज डायरेक्टेड ऑनटू द थर्मोफाइल। किस पे उसको डायरेक्ट किया था, थर्मोफाइल पे डायरेक्ट किया था, विच कन्वर्ट्स हीट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी रिकॉर्डेड। फिर उसको हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक ब्लैक ऑब्जर्वर प्लेट होती है, नीचे इंसुलेशन होता है, तो थर्मोकपल्स होते हैं, अलाइनमेंट इंडिकेटर होता है, ट्यूब्स होती हैं, और क्या करते हैं इसको टेम्परेचर कंपनसेशन फैक्टर हम यहाँ पे लगाकर उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली सोलर रेडिएशन को हम क्या करते हैं यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। ठीक, ध्यान देने वाली बात ये है सिंपल यहाँ पे, ये प्रिंसिपल किसके, थर्मोफाइल थर्मो फीडबैक इफेक्ट के ऊपर काम करता है, इस प्रिंसिपल पे काम करता है। और ये पायरोमीटर डायरेक्ट बीम रेडिएशन को क्या करता है हमारा मेजर करता है। ओके, सेकंड वन इज पायरोनोमीटर। सेकंड वन इज केस पायरोनोमीटर। थोड़ा स्पेलिंग दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। पायरोनोमीटर, सेकंड वन इज पायरोनोमीटर। Pyrometer is a device that can be used to measure both beam and diffuse radiation. The temperature the body rises after absorbing all the radiation, and this rise will be expressed by the temperature thermocouple module present directly beneath the black body. इस प्रकार यहाँ ब्लैक बॉडी होती है, थर्मोकपल्स होते हैं, जैसे हमने उस पर उधर देखे थे, यहाँ भी सेम चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे चेंज क्या होता है, यहाँ पे ये मेजर करता है कौन सा आपका बीम और डिफ्यूज रेडिएशन दोनों को ही क्या करता है यहाँ पे मेजर वो यहाँ पे करता है। ठीक है, थर्मोकपल जनरेट्स अ वोल्टेज एंड दिस कैन बी सीन एट द आउटपुट टर्मिनल्स। पायरोमीटर के थर्मोकपल क्या करेगा, यहाँ पे फिर वोल्टेज जनरेट करेगा, उसको हम क्या करेंगे आउटपुट टर्मिनल्स में रिकॉर्ड कर लेंगे और पता कर पाएंगे कितना सोलर रेडिएशन यहाँ पे हमारा आ रहा है। ओके, इस प्रकार का डिजाइन होता है इसका, जैसे कि उसमें क्या था, यहाँ पे हमारा एक ट्यूब लगा रखी थी, यहाँ पे ट्यूब नहीं होती, ये 360 कैमरे के माध्यम के टाइप का होता है। हर प्रकार की डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है और मेजर कर सकता है। ओके, द पायरोमीटर आर स्टैंडर्डाइज्ड टू ISO 9060। इस कोड पे क्या होते हैं हमारे, ये स्टैंडर्डाइज हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ द इरेडियंस आर वाट पर मीटर स्क्वायर। क्या है इसकी यूनिट की आपकी, वाट पर मीटर स्क्वायर की यूनिट है। पूछी आती है कि थर्मोकपल से सॉरी यहाँ पे पायरोमीटर जो मेजर करते हैं वो किस यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं वाट पर मीटर के अंदर उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये दो इंस्ट्रूमेंट हो गए, पायरोमीटर और पायरोमीटर में हो गए, जो क्या कर रहे हैं हमारा सोलर रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं इन वाट पर मीटर स्क्वायर। अगला क्या है हमारा, सनशाइन रिकॉर्डर। सनशाइन रिकॉर्डर इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ सनशाइन एट अ गिवन लोकेशन और रीजन एट एनी टाइम। The result provide information about the weather and climate as well as the temperature of the geographical area। ठीक है, ये कई सारी इंफॉर्मेशन हमको देता है, जैसे कि क्या बेसिकली इसे हम क्या मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं लेंथ ऑफ सनशाइन। क्या मेजर करते हैं हम, लेंथ ऑफ सनशाइन। लेंथ ऑफ सनशाइन इससे क्या करते हैं, हम मेजर करते हैं। ओके, लेंथ ऑफ सनशाइन को मेजर करेंगे हम यहाँ से। तो sunshine recorder is a device that record the amount of sunshine at a given location or regime at any time. The result provide information about the weather and climate as well as the temperature for a geographical location. ठीक है, this information is useful for in meteorology, science, agriculture, tourism and other field. It has also been called heliograph। ये मैं पूछा गया कि इस डिवाइस को और क्या कहते हैं, इस डिवाइस को हम हेलियोग्राफ भी यहाँ पे हम कहते हैं। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक कवर करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे का चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, सोलर सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, फोटोवोल्टिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, सोलर कुकर एंड सोलर ड्रायर, सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू, स्टे ट्यून एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एग्रो अकेडमी।